मर्सिडीज बेंज, जो आज के टाइम पर दुनिया की सबसे लग्जरी कार्स बनाते हैं। $80 बिलियन वर्थ की ये कंपनी, जिसकी कार्स इतनी ज्यादा लग्जरी और कंफर्टेबल होती हैं कि दुनिया का हर आदमी ही इनको खरीदना चाहता है। मगर इस कंपनी की शुरुआत इतनी आसान नहीं थी। ये कहानी एक गरीब इंजीनियर से शुरू हुई, जिसको बहुत बार फेलियर्स का सामना करना पड़ा। इस लड़के ने पूरी दुनिया को गलत साबित किया और अपने छोटे से वेंचर को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना डाला। लेकिन ये सक्सेस स्टोरी आगे चलकर एक घिनौना रुख ले लेती है और नाजीज के लिए मिलिट्री व्हीकल्स बनाने लगती है। ये कंपनी लोगों को पकड़कर उनसे जबरदस्ती काम कराने लगती है। तो अभी आप आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, क्योंकि मैं आपको सुनाने वाला हूँ मर्सिडीज बेंज और दुनिया की फर्स्ट मोटर कार बनाने वाले आदमी कार्ल बेंज की स्टोरी। साल 1844 जर्मनी के एक टाउन म्यूलबर्ग में एक गरीब फैमिली में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके फादर एक ट्रेन ड्राइवर थे और वो बहुत मुश्किल से अपनी फैमिली का खर्च उठा पाते थे। कार्ल्स अभी 2 साल का था कि उसके फादर की डेथ हो गई और कार्ल्स की माँ ने उससे कहा कि कार्ल्स, तुम्हारा बचपन अब आसान नहीं होगा। कार्ल्स की माँ चाहती थी कि कार्ल्स इस गुर्बत से निकले और वो उनकी तरह भूखे पेट ना सोए। कार्ल्स की मदर उसे अच्छी एजुकेशन देना चाहती थी और उसने उसके लिए वो सब कुछ किया जो वो कर सकती थी। कार्ल्स अपने स्कूल का सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। कार्ल्स जब 15 साल का हुआ तो उसने अपने फादर के रास्ते पर चलने का डिसाइड किया। कार्ल्स ने यूनिवर्सिटी ऑफ कार्लसरूहे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एग्जाम पास किया। इसी यूनिवर्सिटी में कार्ल्स को एक ऐसे टीचर मिले जिसने कार्ल्स की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल प्ले किया। इस टीचर का नाम फर्डिनेंड रेटेनबर्गर था। वो ऐसे आदमी थे जो जर्मनी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जिसको पहले वर्कशॉप बेस्ड बिजनेस समझा जाता था, उसे टेक्निकल साइंस में लेकर आए। उनका मानना था कि ट्रेन और शिप्स में यूज होने वाले स्टीम इंजन्स बहुत पुराने हो गए हैं और अब उन्हें किसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत है। और इसी टीचर की वजह से कार्ल्स ने घोड़े के बगैर इंजन पर चलने वाली कार बनाने के बारे में सोचा। कार्ल्स पहले साइकिल पर ट्रैवल किया करता था और अब वो एक मोटरसाइकिल बनाने के बारे में सोचने लगा था, जिस वजह से कार्ल्स ने मोटर व्हीकल बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट शुरू कर दिए। कार्ल्स एक मोटर कार बनाना तो चाहता था, मगर इससे पहले भी बहुत से मैकेनिक्स और इंजीनियर्स मोटर व्हीकल बनाने की कोशिश कर चुके थे। कुछ इंजीनियर्स तो इससे मिलते जुलते आइडिया के ऊपर इंजन्स बना भी चुके थे, मगर किसी का भी इंजन प्रैक्टिकल नहीं था। कार्ल्स ने देखा कि सभी व्हीकल्स में स्टीम इंजन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और कार्ल्स के टीचर के मुताबिक उन्हें किसी नई टेक्नोलॉजी की जरूरत थी। 19 की एज में इंजीनियरिंग की डिग्री कंप्लीट करने के बाद अगले 7 साल वो इंजीनियरिंग और कंस्ट्रक्शन की जॉब करता रहा। कार्ल्स अब काफी कुछ सीख चुका था और 27 की एज में उसने अपने एक फ्रेंड के साथ मिलकर कार वेंचर खोल लिया। इस सब के साथ कार्ल्स अपने साइड प्रोजेक्ट पर भी काम करता रहा और वो घोड़े के बगैर चलने वाले गाड़ी बनाने की कोशिश में लगा रहा और उसका बिजनेस संभालने के लिए अब उसे एक बिजनेस पार्टनर भी मिल गया था। कार्ल्स के इस दोस्त का नाम ऑगस्ट रिटर था और उसने कार्ल्स के साथ कई सालों तक काम किया था। लेकिन कुछ ही महीनों में ऑगस्ट कार्ल्स को धोखा दे देता है और कार्ल्स के सब टूल्स को पुलिस सीज कर लेती है और बिजनेस के पहले ही साल कार्ल्स की कंपनी को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। लकीली कार्ल्स इस टाइम पर एक लड़की से मिलता है। इस लड़की का नाम बेर्था था। ये लड़की कुछ ही साल बाद कार्ल्स की वाइफ बनती है। बेर्था एक अमीर फैमिली से ताल्लुक रखती थी और उसने जब कार्ल्स के बिजनेस पार्टनर की वजह से उसकी सारी मेहनत को डूबते हुए देखा तो उसने अपना जहेज बेचकर कार्ल्स के पार्टनर रिटर से उसके हिस्से के सब शेयर्स खरीद लिए। अब कार्ल्स अकेला ही पूरे वेंचर का मालिक बन चुका था। अगले 10 सालों तक कार्ल्स ने मोटर कार का इंजन बनाने के लिए बहुत कोशिश की। 10 सालों की मेहनत के बाद 1879 में कार्ल्स एक ट्रू स्ट्रोक गैस इंजन बनाने में कामयाब हो गया, जिससे वो अपने बिजनेस को और भी तेजी से आगे बढ़ा सके। कार्ल्स ने अपने व्हीकल के लिए और भी बहुत सी चीजें इन्वेंट कर ली थी, जैसे कि इंजन के लिए स्पीड रेगुलेशन सिस्टम, जिससे कार की स्पीड जानी जा सके, इंजन में आग लगाने के लिए बैटरी सिस्टम, कार्ब्यूरेटर, क्लच, गियर शिफ्ट और वाटर रेडिएटर। हाँ, आज की कार में जो ये सब पार्ट यूज किए जाते हैं, इनको कार्ल्स ने ही इन्वेंट किया था। ये सब चीजें बनाकर कार्ल्स अपने सपने के बहुत ही पास पहुंच गया था और उसका बिजनेस भी बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा था। कार्ल्स को ये सब पार्ट बनाने के लिए बहुत ही पैसे खर्च करने पड़ रहे थे, इतने कि कार्ल्स को अपनी कंपनी के लिए इन्वेस्टर्स की जरूरत पड़ने लगी। लेकिन आगे चलकर यही इन्वेस्टर्स कार्ल्स को धोखा दे देते हैं और कार्ल्स के आइडियाज को उसकी ही कंपनी में कोई अहमियत नहीं दी जाती थी
और उसे खुद को नहीं पता होता था कि उसकी कंपनी में चल क्या रहा है। कार्ल्स इतना ज्यादा हर्ट हुआ कि उसने अपनी ही कंपनी को छोड़ दिया। अपनी मेहनत से जिस कंपनी को उसने इस मुकाम तक पहुंचाया था, उस कंपनी को छोड़ना कार्ल्स के लिए बहुत मुश्किल था। मगर इस मायूसी के बावजूद उसने अब ठान लिया था कि वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदल कर रहेगा। इसके बाद वो मैक्स रोज और फ्रेडरिक विल्हम नाम के 2 आदमियों से मिला। ये दोनों आदमी एक बाइसिकल रिपेयर शॉप चलाते थे। कार्ल्स ने इन दोनों के साथ मिलकर इंजन्स और फैक्ट्री में यूज होने वाली मशीन्स बनाना शुरू किया। कार्ल्स के पिछले वेंचर को चलाने में जहां सालों का समय लगा था, वहीं पर ये वर्कशॉप बहुत जल्दी चल गई और थोड़े ही समय बाद अच्छा प्रॉफिट भी होने लगा। वर्कशॉप इतनी अच्छी चलने लगी थी कि उन्होंने 25 लोग का स्टाफ भी रख लिया। अब कार्ल्स चाहता था कि वो अपनी गैस इंजन का यूज करके मोटर कार बनाए और उसने किसी गाड़ी के अंदर इंजन लगाने के बजाय अपने इंजन के इर्द गिर्द ही गाड़ी बना डाली। उसने उसी तरीके का इस्तेमाल किया था जिससे साइकिल बनाई जाती थी। और फाइनली बेंज ने 1885 में दुनिया का फर्स्ट मोटर व्हीकल बनाया। ये व्हीकल 3 पहियों पर चलता था। इसकी स्पेक्स की बात की जाए तो इसके अंदर गैसोलीन 4 स्ट्रोक मोटर का इस्तेमाल किया गया था। 1 सिलेंडर इंजन था जो 2/3 हॉर्स पावर जनरेट करता था, जिससे ये व्हीकल 1 घंटे में 7 माइल्स तक का डिस्टेंस कवर कर पाता था। बेंज जानता था कि ये इन्वेंशन आगे चलकर बड़ा चेंज लाएगा। इस गाड़ी की सब तरह से जांच करने के बाद 1886 की समर्स में इस गाड़ी को पब्लिक के सामने लाया जाता है, जिसके बारे में लोग अपनी अलग अलग राय देते हैं। कुछ लोग बेंज को मुबारकबाद देते हैं और कुछ इस कार को बेतुका कहते हैं। मगर ज्यादातर लोग अभी भी इस इन्वेंशन को लेकर कंफ्यूज थे। कुछ लोगों का तो कहना था कि इस कार को रोड पर चलाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि उन्हें इस चीज का डर था कि कहीं ये कार ब्लास्ट ना हो जाए। और कुछ ऐसे भी थे जो कार्ल्स को बहुत बड़ा शैतान कह रहे थे। कार्ल्स के बिजनेस पार्टनर भी इस चीज से खुश नहीं थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि इस तरह की अजीबोगरीब मशीन्स बनाकर कार्ल्स अपने मेन बिजनेस से हट रहा है और उनको लगता था कि मशीन किसी काम की नहीं है। उनका कहना था कि कोई भी आदमी भला इस तरह की मशीन क्यों खरीदेगा जो घोड़े से भी आहिस्ता चलती हो, जो बड़े ही आराम से टूट जाए और कहीं पर भी इसका फ्यूल खत्म हो सकता है। मगर कार्ल्स ने उनसे कहा कि आगे चलकर लोग इसी तरह की कार्स यूज करेंगे, जिसके बाद 1888 में कार्ल्स ने इसी तरह की कार्स बनाकर बेचना शुरू कर दी। और इस सब में कार्ल्स की सबसे ज्यादा मदद उसकी वाइफ बेर्था ने की। वो हर वक्त कार्ल्स के साथ गैराज में ही रहती और उसे नए नए आइडियाज देती रहती। इस मोटर कार में बहुत से इम्प्रूवमेंट्स करने के बाद भी लोग कार्ल्स के आइडिया को समझ नहीं पा रहे थे। जिन लोगों ने कार्ल्स की बनाई कार को खरीदा था, वो भी खुश नहीं थे और ना ही वो इस कार से कोई लंबा सफर तय करते थे। उन्हें हर वक्त अपने साथ मैकेनिक की जरूरत पड़ती थी और इसके अलावा ये कार इतनी ज्यादा महंगी थी कि बहुत अमीर लोग ही नहीं खरीद पाते थे। लेकिन इन अमीर लोगों को ये कार पसंद नहीं थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा शोर करती थी। लेकिन अब कार्ल्स को सबको ये साबित करना था कि आने वाले वक्त में यही कार्स यूज की जाएंगी। सिर्फ एक ट्रिप जिसने फ्यूचर को चेंज कर दिया। साल 1888 की गर्मियों की एक सुबह बेर्था कुछ ज्यादा ही जल्दी उठ जाती है। बेंज अभी सो रहा था। बेर्था ने एक फैसला किया जिसने आज के समय को पूरी तरह से बदल दिया, वरना आज के लोग भी शायद घोड़े से ही सफर किया करते। बेर्था ने अपने बच्चों के नाना के घर जाने का फैसला किया, और वो भी कार्ल्स की बनाई गई कार से। बच्चों के नाना का घर कार्ल्स के घर से 66 मील के फासले पर था। बेर्था ने इस बारे में कार्ल्स को कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो बेर्था को कभी भी इस कार से इतना दूर नहीं जाने देता, क्योंकि अभी तक किसी ने भी इस मोटर कार से इतना लंबा सफर नहीं तय किया था। ये अभी तक का मोटर कार से सबसे लंबा सफर होने वाला था। बेर्था फैसला कर चुकी थी कि वो पूरी दुनिया को ये साबित करके रहेगी कि कार्ल्स की इन्वेंशन कितनी यूजफुल है। मगर बेर्था का ये सफर इतना आसान नहीं रहा। उसे बहुत सी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। रास्ते में कई सारे पथरीली सड़कें थी। कई बार इसका फ्यूल खत्म हुआ। 66 मील का ये सफर करने में बेर्था को 12 घंटे का समय लग गया था। लेकिन आखिरकार बेर्था कामयाब हुई। उसने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मोटर कार आने वाले टाइम की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, जिसके बाद ये खबर पूरे टाउन में फैल जाती है और सब इसी के बारे में बात करने लगते हैं, जिसकी वजह से कार्ल्स की बनाई गाड़ी की फ्री प्रमोशन भी हुई और उसका बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो होने लगा कि 1890 तक कार्ल्स की कंपनी जर्मनी की दूसरी सबसे बड़ी इंजन बनाने वाली कंपनी बन गई। कार्ल्स की बनाई गाड़ियां उसमें लगे इंजन की वजह से बिक रही थी।
जहां कार्ल सारा वक्त अपने इंजन को मॉडिफाई करने की कोशिश में लगा रहता, वहीं उसके बिजनेस पार्टनर फ्रेडरिक और जूलियस कार्ल्स के बिजनेस को संभाल रहे थे। इसके बाद कार्ल्स ने अपनी ड्रीम कार के लिए बहुत सी दूसरी इन्वेंशंस भी की, जैसे कि गियर ट्रांसमिशन, स्टीयरिंग और इंजन का एक नया डिजाइन जो अभी भी कई गाड़ियों में इस्तेमाल किया जाता है। अपने बिजनेस पार्टनर्स की हेल्प से उसने एक नई कार बनाई जो पहले से कई गुना अच्छी थी। कार्ल्स ने इस कार को बेंज विक्टोरियस का नाम दिया। इस कार को 1893 में लॉन्च किया गया था। ये एक बहुत ही लग्जरियस 2 सीटर कार थी। इसका इंजन 3 हॉर्स पावर जनरेट करता था, जिससे ये कार 1 घंटे में 11 मील तक का डिस्टेंस कवर करती थी। इसके साथ अब ये काफी ज्यादा रिलायबल भी बन चुकी थी, मगर इसका डिजाइन अभी भी बहुत चीप था। इस कार के 1200 यूनिट्स तैयार किए गए और ये उस टाइम पर दुनिया की इकलौती ऐसी कार थी जिसके इतने ज्यादा यूनिट्स तैयार किए गए थे। इसने कार्ल्स की कंपनी बेंसन सी को 1890 के टाइम पर दुनिया की सबसे बड़ी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी बना दिया। मगर यहाँ पर एक और कंपनी भी थी जो कार्ल्स की कंपनी बेंसन सी को तगड़ी टक्कर दे रही थी। इस कंपनी का नाम डेलमर मोटरिंग था। इसके मालिक डेलमर और विल्हम मेबैक थे। ये दोनों ही बहुत कमाल के इंजीनियर्स थे। डेलमर इसके साथ बहुत ही जाने माने और सक्सेसफुल बिजनेसमैन भी थे। इनके बहुत ही पावरफुल लोगों के साथ कनेक्शंस थे और उसको बहुत अच्छे से पता था कि उसे कैसे अपनी कंपनी को दुनिया की नंबर 1 कार कंपनी बनाना है। डेमलर में वो सब क्वालिटीज थी जिनकी कार्ल्स को जरूरत थी। डेमलर ने अपनी पहली कार 1892 में लॉन्च की और इसके 2 साल बाद उसने अपना 2 सिलेंडर इंजन भी तैयार कर लिया और 1897 में उसने अपनी फर्स्ट कार लॉन्च की, जिसका नाम उसने डेलमर फीनिक्स रखा। ये कंफर्म था कि डेलमर कंपनी जल्द ही कार्ल्स की कंपनी को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि डेलमर की कार्स दिखने में भी अच्छी थी और पब्लिक के लिए कंफर्टेबल भी। मगर सैडली 1900 में डेलमर की डेथ हो जाती है और उनके जाने के बाद उनके बिजनेस पार्टनर मेबैक सारा बिजनेस संभालते हैं। मेबैक 1901 में मर्सिडीज 35 हॉर्स पावर लॉन्च करते हैं। ये गाड़ी इतनी ज्यादा स्पेशल इसलिए थी क्योंकि इसका डिजाइन आज की कार से मिलता जुलता था। इस कार की बॉडी को स्टील से बनाया गया था, जिसकी वजह से ये काफी मजबूत थी। इस कार को स्पेशली रेसिंग के लिए बनाया गया था। इसे एक अमीर बिजनेसमैन एमिल जेलिनेक के कहने पर बनाया गया था और इस कार का नाम मर्सिडीज भी उनकी बेटी के नाम पर रखा गया था। इस कार का इस्तेमाल स्ट्रीट रेसिंग और हिल क्लाइंबिंग में किया जाने लगा, क्योंकि इस कार की टॉप स्पीड 56 माइल्स थी, जबकि उस वक्त किसी भी और कार की स्पीड इतनी ज्यादा नहीं थी, जिस वजह से ये दुनिया की फास्टेस्ट कार थी। इस कार की वजह से डेलमर कंपनी बहुत ज्यादा फेमस हुई, जिस वजह से डेलमर कंपनी ने इसके बाद जितनी भी कार्स लॉन्च की का नाम मर्सिडीज ही रखा। इसके बाद उन्होंने मर्सिडीज को और भी काफी सारे मॉडल्स बनाए और वो भी काफी ज्यादा फेमस हुए। जब कार्ल्स के बिजनेस पार्टनर ने ये सब कुछ देखा तो उन्होंने कार्ल्स को बिना कुछ बताए कुछ फ्रेंच डिजाइनर्स को अपने पास जॉब पर रख लिया। कार्ल्स को जब इस बारे में पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ और उसे अपने बिजनेस पार्टनर की यह हरकत बहुत बुरी लगी। कार्ल्स के बिजनेस पार्टनर चाहते थे कि वो मर्सिडीज से ज्यादा फास्ट कार बनाए, जबकि कार्ल्स का मानना था कि उन्हें सिर्फ स्लो स्पीड कार ही बनानी चाहिए, क्योंकि उसे डर था कि उसकी बनाई कार से किसी की जान न चली जाए। उसका कहना था कि कार्स को स्लो स्पीड में और बहुत ध्यान से चलाना चाहिए। कार्ल्स के पार्टनर ने जो कार बनाई वो बुरी तरह से फेल हुई और उसकी वजह से कार्ल्स की कंपनी को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा, जिस वजह से 1903 से 1904 तक कार्ल्स की कंपनी की हालत बहुत खराब हो गई और कार्ल्स अपने पार्टनर से इतना ज्यादा नाराज हुआ कि उसने एक बार फिर से इस कंपनी को भी छोड़ने का फैसला कर लिया। कार्ल्स ने अपनी इस कंपनी को छोड़ तो दिया था, मगर अभी भी वो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शामिल था, यानी इनडायरेक्टली अभी भी वो इस कंपनी का मालिक था। लेकिन फाइनली 1908 में रेसिंग कार्स ही कार्ल्स की कंपनी को डूबने से बचाती है। कार्ल्स 120 हॉर्स पावर की एक रेसिंग मॉन्स्टर बनाते हैं और जब ये कार ऑन होती है तो इसकी आवाज पूरे शहर में गूंजती थी। इस कार की टॉप स्पीड को छोड़ो, एवरेज स्पीड ही 50 मील पर आवर थी। मगर कार्ल्स यहाँ पर भी नहीं रुकता। वो इससे 1 साल बाद 1909 में एक और कार लॉन्च करता है। वो इस कार का नाम ब्लिट्ज एंड बेंज रखता है। ये कार इतनी अच्छी होती है कि कार्ल्स की कंपनी इस कार की वजह से पूरी दुनिया में फेमस हो जाती है, क्योंकि ये कार अब 50 मील की जगह 140 मील पर आवर का डिस्टेंस कवर करती थी। कार्ल्स और डेलमार दोनों की कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी और दोनों ही बहुत खुश थे, मगर ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही और जर्मनी समेत दुनिया के कई देशों के लोगों पर मौत का खतरा मंडराने लगा और पूरी दुनिया की इकोनॉमी बुरी तरह से गिर गई। जी, मैं बात कर रहा हूँ वर्ल्ड वॉर की।
वर्ल्ड वॉर 1 में जर्मनी के हारने के बाद दोनों ही कंपनीज बुरी तरह से लॉस में चली गईं, जिसके बाद कहानी में ट्विस्ट आता है और ये दोनों कंपनीज 1924 में एक अग्रीमेंट करती हैं और एक साथ मिलकर काम करने का डिसाइड करती हैं। लेकिन दोनों कंपनीज का नाम और लोगो फिर भी अलग-अलग ही रहेगा, मगर ये भी सिर्फ 2 साल तक चल पाता है क्योंकि जर्मनी के हालात अब और भी खराब हो गए थे और 1926 में दोनों कंपनीज को मजबूरन एक होना पड़ता है और वो अपनी कंपनी का नाम डेलमार बेंज और अपनी कार्स का नाम मर्सिडीज बेंज रखते हैं। मर्सिडीज डेलमार की कार्स का नाम था और बेंज कार्ल्स की कार का नाम था, जिसके बाद दोनों ही कंपनीज के इंजीनियर्स मिलकर काम करते हैं और कुछ नए और बेस्ट मॉडल्स बनाते हैं, जैसे मर्सिडीज टाइप 630, एसएस और एसएसके जैसे मॉडल्स। उनके बेस्ट इंजीनियर्स का नाम फर्डिनेंड पोर्शे था। अगले कुछ साल तक कार्ल्स इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं और अपनी इस नई कंपनी को ग्रो होता हुआ देखते हैं, मगर सैडली 1929 में कार्ल्स की डेथ हो जाती है। इस टाइम उनकी एज 84 साल की थी। उनकी डेथ के बाद भी कंपनी बहुत तेजी से ग्रो करती रही और एक टाइम ऐसा आया कि ये कंपनी दुनिया की नंबर 1 कार मैन्युफैक्चरर बन गई। मगर असल कहानी तो तब शुरू हुई जब हिटलर को वापस उसकी पावर मिली और उन्होंने पूरी दुनिया को जर्मनी की इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी दिखाने का फैसला किया। डेलमार बेंज कंपनी को इस चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे दिए गए कि वो सबसे फास्ट और अच्छी कार बनाए। पूरी दुनिया में कोई कंपनी भी कार्स बनाने पर इतना ज्यादा पैसा नहीं लगा रही थी जितना डेलमार बेंज कंपनी लगा रही थी और ये चीज 1934 से 1939 की रेसेस में नजर भी आई, जब जर्मनी की कार्स ने 200 माइल्स की टॉप स्पीड से दुनिया की सब मोटर कार्स को हरा दिया। इस टाइम पर ऑटो यूनियन नाम की एक और कंपनी भी सामने आई। ये भी एक जर्मन कंपनी थी और ये डेलमार बेंज को कड़ी टक्कर देने लगती है। ये कंपनी भी टॉप क्वालिटी कार्स बनाती थी और इस कंपनी की कार्स ने 1935 से 1937 में होने वाली कार रेसेस में जर्मनी को रिप्रेजेंट करते हुए बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दिखाई और इन सब विक्ट्रीज ने जर्मनी को मोटर स्पोर्ट्स में दुनिया में नंबर 1 बना दिया था। इवन कि हिटलर खुद भी मर्सिडीज बेंज की कार को ही यूज करते थे और मर्सिडीज का एक मॉडल मर्सिडीज बेंज 770 इतना ज्यादा लग्जरियस था कि हिटलर की फोर्सेस में जितने भी बड़े ऑफिसर्स थे वो सब इसी कार का यूज करते थे। जब 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई तो डेलमार बेंज कंपनी ने पब्लिक व्हीकल्स बनाना छोड़ दिया और जर्मन आर्मी यानी नाजीज के लिए मिलिट्री व्हीकल्स, टैंक्स, सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट्स के इंजन्स बनाने लगे और इस सबसे इस कंपनी ने बहुत ज्यादा पैसे कमाए। उनका सबसे इम्पोर्टेंट काम मिलिट्री के लिए ट्रक्स बनाना था और 1942 तक तो उन्होंने पब्लिक के लिए व्हीकल्स बनाना बिल्कुल ही बंद कर दिया क्योंकि उनके सब इंजीनियर्स मिलिट्री के लिए व्हीकल्स और टैंक्स बनाने में बिजी थे। लेकिन जब आगे चलकर जंग और भी फैल गई और उन्होंने और भी ज्यादा टैंक्स और व्हीकल्स बनाने थे, जिसके लिए उन्हें बहुत से और इंजीनियर्स की जरूरत थी ताकि वो जंग के लिए जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा टैंक्स तैयार कर सकें। लेकिन इसके बाद शुरू होती है इस कंपनी की डार्क स्टोरी। ये कंपनी इसके बाद बहुत से फीमेल स्टाफ को भी हायर करती है, लेकिन अभी भी उनके रिक्वायर्ड वर्कर्स पूरे नहीं हुए थे और उन्हें बहुत से और वर्कर्स की जरूरत थी। तो ये कंपनी जेल में बंद कैदियों और कैंप्स में रहने वाले गरीब लोगों को पकड़कर जबरदस्ती उनसे काम करवाने लगती है। इन लोगों से इतनी बुरी तरह से काम करवाया जा रहा था कि इनमें से कई लोग रोज मरने लगे थे। इनमें से कई लोग तो भूख, प्यास और टॉर्चर की वजह से मर रहे थे। इवन कि आप इमेजिन करें, इस कंपनी में 63,000 वर्कर्स काम कर रहे थे और इनमें से आधे से ज्यादा वो लोग थे जिनसे जबरदस्ती काम करवाया जा रहा था। 1954 में जब जंग खत्म हुई तो इस कंपनी को बहुत बड़ा झटका लगा। अग्रीमेंट के मुताबिक जर्मनी की जितनी भी प्रॉपर्टीज थी उनको जब्त कर लिया गया ताकि जंग के दौरान जितना नुकसान हुआ उसको रिपेयर किया जा सके, जिस वजह से डेलमार बेंज कंपनी ने अपना सब कुछ खो दिया। जर्मनी के बाहर इस कंपनी की जितनी भी ब्रांचेस थी उनको छीन लिया गया था और ये सब कुछ होने के बाद उनके पास सिर्फ जर्मनी में मौजूद अपने कुछ ही ब्रांचेस थे और अब उन्हें सब कुछ शुरू से स्टार्ट करना था। जंग के दौरान BMW और ऑल्डर कंपनी ने अपने सब वेंचर्स खो दिए थे, मगर मर्सिडीज बेंज के गैराज कम ही डैमेज हुए थे और अपनी कंपनी में कुछ चेंजेस करने के बाद मर्सिडीज बेंज कंपनी को अमेरिका की तरफ से कॉन्ट्रैक्ट मिलता है जिसमें उन्हें अमेरिका के मिलिट्री व्हीकल्स को रिपेयर करना होता है और इसके साथ डेलमार बेंज कंपनी एम्बुलेंसेज, पुलिस व्हीकल्स और डिलीवरी वैन्स बनाना शुरू कर देती है और 1947 में ये कंपनी एक बार फिर से पब्लिक के लिए व्हीकल्स बनाना शुरू कर देती है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जहां जर्मनी की सब कंपनीज की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी,
वहीं पर डेलमार बेंज कंपनी ने अपनी मेहनत और दिमाग से अपना खोया हुआ मुकाम वापस पा लिया था। डेलमार बेंज कंपनी इतनी तेजी से ग्रो हुई कि 1954 तक वो $1 बिलियन का प्रॉफिट कर चुके थे। पूरी दुनिया में अपनी इमेज को चेंज कर दुनिया का मोस्ट वैल्यूएबल कार ब्रांड बन गए थे। लेकिन कुछ भी कहें, कार्ल बेंज के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं था। उसने कड़ी मुसीबतों का सामना किया, मगर फिर भी हार नहीं मानी और आखिरकार अपने सपने को हकीकत में बदल दिया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया हमारा ये वीडियो देखने के लिए। इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में। गुड बाय।